नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो आपको समझ आ गए और आपने उनको जहन में बिठा लिया तो अगले जो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आज हमने करने हैं वो सारे हलवा मक्खन मलाई सब कुछ हो जाएंगे। तो वो 3 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं उन पे चलते हैं। देखिए, एक तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये वाला, इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर ये समझ आ गया तो। उसके बाद ये जो विजिबल लाइट में ये जो 7 कलर्स हैं, अगर इनकी समझ आ गई कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो 4 क्वेश्चन इसके अंदर से हैं और 4 क्वेश्चन आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हैं, जिसमें आपको सिर्फ ये 2 लाइंस याद करने की ज़रूरत है। तो इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यानी टोटल मिला के 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व आसानी से हो जाएंगे, विद कॉन्सेप्ट, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 किस्म की रेडिएशंस आती हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। अब इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है, अगर वो भी पता चल जाए तो फिर तो मैं कहता हूँ मज़े ही मज़े हैं। तो सबसे पहले देखिए कि तो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी के। और हमें पता है कि जो एनर्जी का जो फार्मूला बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन को साइन को ख़त्म करें तो E = hf बनता है, और F क्या होता है, c/λ। याद रखना है कि F क्या होता है, c/λ, यानी जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसकी जगह जब हम पुट करेंगे तो E = hc/λ। बस ये याद रख लें, कहानी आसान हो जाएगी। ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इस फार्मूले को याद रख लें। अब किस तरह से, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, ये याद रखना है। रेडियो वेव्स की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, और अगर एनर्जी इसकी सबसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सबसे कम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, सबसे कम। और अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी, यानी जो इसका लैम्डा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह जब हम ऊपर जाते जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि माइक्रोवेव्स की एनर्जी ज़्यादा, इंफ्रारेड की ज़्यादा, विजिबल की और ज़्यादा, एक्स रेज की और ज़्यादा, गैमा रेज की और ज़्यादा। तो गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो इसकी वेवलेंथ जो होगी वो सबसे कम होगी। ठीक हो गया। तो एक चीज़ बस ये याद रखनी है, बस ये अगर चीज़ें आपको याद है तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके समझे हो गए। इसी तरह अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल में ये 7 कलर्स होते हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना है, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होती है, ठीक है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। और वायलेट लाइट की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। बस ये चीज़ें इसमें याद रखनी है। तो अगर ये चीज़ें आपको याद रहेगी तो आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब लास्ट में आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर वो समझ आ गया तो समझे 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा, ये जस्ट बस इन्हीं से ही आपको वो करा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये समझ आए तो वो भी समझ आए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, जब फोटोन मेटल सरफेस पे पड़ते थे, यानी लाइट मेटल सरफेस पे पड़ी थी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, ठीक है। अब इसमें से जो याद रखने वाली बातें हैं वो कौन सी हैं। देखिए, लाइट में होते हैं फोटोन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे फेंकी डिम लाइट इस मेटल सरफेस पे, तो डिम लाइट में कम फोटोन होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें से सिर्फ 2 फोटोन थे, फॉर एग्जाम्पल, तो 2 फोटोन इस मेटल सरफेस पे पड़ेंगे और वो फोटोन अपनी एनर्जी इस मेटल सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को देंगे और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूज़ करके बाहर आ जाएंगे। यानी अगर 2 फोटोन पड़ेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब नेक्स्ट, यहाँ पर हमने कोई फेंकी ब्राइट लाइट, और याद रखें ब्राइट लाइट में नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लाइट में 4 फोटोन्स थे, 4 फोटॉन्स थे।
अब 4 फोटोन जब मेटल सरफेस से टकराए तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी इससे हमें पता ये चला कि यहाँ पर 2 फोटोन है तो इसकी इंटेंसिटी कम है इस लाइट की, यहाँ पर 4 फोटोन है तो इस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी जितने नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे उतनी उसकी इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होगी। फिर से बता रहे हैं, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी यानी उसमें उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, और जितनी नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, यानी उतना ज़्यादा करंट बनेगा। तो यानी जितनी ज़्यादा मैं इंटेंसिटी की लाइट इस मेटल सरफेस पे फेंकूंगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, यानी उतना ज़्यादा करंट बनेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा, यानी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। और बशर्ते कि फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी हुई हो, और अगर फ्रीक्वेंसी इस लाइट की कांस्टेंट है, मैं इस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा, तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि यहां पर मैं रेड लाइट के बजाय इस पे ब्लू लाइट फॉल कराऊं, तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। रेड लाइट की कम और ऊपर जाते हुए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लिहाजा ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो रेड की बजाय अगर ब्लू लाइट इसमें फेंकूं तो फिर भी हमारे, और इंटेंसिटी चेंज ना करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो करंट भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये, वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काफ़ी तफसील से ये चीज़ें बता के आ चुका हूँ, लेकिन बस ये याद रखें, आपके चारों क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। पर जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आपने। तो 11 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें से 10 इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कौन सा है। एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगिंस टू ग्लो, वाई डज इट अपीयर्स रेड, कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सबसे पहले वो रेड कलर की रेडिएशन एमिट करता है, ऐसा क्यों है। तो देखिए, ये सॉलिड है, और जब मैंने इसको हीट किया तो सबसे पहले जो ये रेडिएशंस एमिट करेगा वो कम एनर्जी की एमिट करेगा। उसके बाद मैं जितनी इसको हीट ज़्यादा दूंगा, ये उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई होगा, उतनी ये ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन एमिट करेगा। यानी जब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, इसका टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो सबसे पहले ये लो एनर्जी की रेडिएशन एमिट करेगा, फिर हाई एनर्जी की रेडिएशन एमिट करेगा। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊँ, फिर उससे हाई एनर्जी की रेडिएशन एमिट करेगा, तो इस तरह से एमिट करता जाएगा। तो कम टेम्परेचर पर, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ लो टेम्परेचर पर, यानी जो सबसे पहले ये जो विजिबल रीजन में रेडिएशन एमिट करेगा, वो फिर कौन सी करेगा भाई, इन सब में सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे कम एनर्जी रेड कलर की है, सही है। तो सबसे कम एनर्जी रेड कलर की है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो सबसे कम रेडिएशन की एनर्जी एमिट करेगा विजिबल रीजन में, अगर एमिट कर रहा है तो। और वो कौन सी होंगी, वो रेड कलर की होंगी। और रेड कलर की क्यों होंगी, क्योंकि रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से सबसे पहले ये रेड कलर की रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, कि ये सबसे पहले रेड की एमिट करता है, भाई उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए। व्हाट हैपन्स टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल। अगर एक ब्लैक बॉडी है, उसका जो हम टेम्परेचर है, अगर हम उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, अगर हम उसको डबल कर दें तो टोटल रेडिएशन के साथ क्या उसका फिनोमेना होगा, उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ब्लैक बॉडी में हमने पढ़ा था कि जो E है वो प्रोपोर्शन होता है सिग्मा T की पावर 4 के, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर की 4th पावर के बराबर एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं तो एनर्जी ऑफ रेडिएशंस के साथ क्या फिनोमेना पेश आएगा, ये क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहां पर हम करेंगे T डैश इज इक्वल टू 2T। सिंपल, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस T की जगह 2T लगा देना बस। तो टेम्परेचर डबल पे देखते हैं फिर क्या होगा। तो यहां पर फिर क्या आएगा, E डैश इज इक्वल टू सिग्मा
टी की पावर 4, तो यहां पर आपने सिंपल 2t पुट कर देना इसकी जगह, तो 2t की पावर 4, t की जगह सिंपल 2t पुट कर देना है। तो E डैश इज इक्वल टू सिग्मा 2 की पावर 4 क्या आएगा 16, t की पावर 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो E डैश इज इक्वल टू सिग्मा t की पावर 4 और 16 है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए सिग्मा t की पावर 4 को मैं E भी तो लिख सकता हूं, सिग्मा t की पावर 4 को E भी तो लिख सकता हूं, तो ये आएगा E डैश इज इक्वल टू 16E। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को डबल करूंगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अगर मैं डबल कर दूंगा तो एनर्जी ऑफ जो रेडिएशन एमिट हो रही है जिस एनर्जी की, वो 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था जो उसने पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट है। कौन कौन सी लाइट है? रेड लाइट और ब्लू लाइट। उसमें कहते हैं ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है, ठीक है। इंटेंसिटी वगैरह बढ़ा के इसकी एनर्जी सेम की हुई है। सेम एनर्जी विच बीम कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन, तो कौन से बीम के पास ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे? मतलब रेड लाइट और ब्लू लाइट है, उन दोनों की अगर एनर्जी जो है वो सेम है, तो इन दोनों में किसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे? तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? E इज इक्वल टू एच एफ, ऐसा ही है। और अगर बहुत सारे फोटॉन्स हो तो E इज इक्वल टू एन एच एफ आ जाएगा, सही है। तो n क्या है? इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स है और वही हमने निकालने हैं। तो n इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय एच एफ, और जब f की जगह c बाय लैम्डा पुट करेंगे, क्योंकि f इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है, तो n इज इक्वल टू e लैम्डा बाय h आ जाएगा और n डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लैम्डा के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन से हमें पता ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो c है। यानी कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जितनी वेवलेंथ किसी कलर की, किसी रेडिएशन की ज़्यादा होगी, उतने उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो मुझे बताएं कि रेड और ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड और ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? भाई रेड कलर की है। मैंने कहा था ना, ये बस याद रखें, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, लिहाजा रेड कलर में नंबर ऑफ फोटॉन्स सबसे ज़्यादा होंगे, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू, विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू, विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी इन तीनों में किसकी एनर्जी, किसके फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम सबसे ज़्यादा होंगे? एनर्जी और मोमेंटम सबसे ज़्यादा होंगे, सही है। तो उसके लिए देखते हैं। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ये फार्मूला भी हमें बता रहा है कि जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, ऐसा ही है। यानी इसमें हमें देखनी है कि रेड ग्रीन और ब्लू में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी और मोमेंटम इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगा। तो फिर से इसी पे आ जाते हैं। तो देखिए सबसे कम वेवलेंथ रेड ग्रीन और ब्लू में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, लिहाजा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ऊपर जाते हुए वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, पहले बता चुके हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ ब्लू कलर की है, लिहाजा इसकी एनर्जी और इसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और यही हमसे पूछा हुआ था। तो आपने कहना है एज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन रेड एंड ग्रीन कलर, that is why its energy and momentum is greater than red and green color.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच हैज द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्स रेज। रेडियो वेव्स और एक्स रेज में लोअर एनर्जी क्वांटा किसका होगा? देखिए किस किस को कहा है, रेडियो वेव्स और एक्स रेज, इसमें लोअर एनर्जी क्वांटा किसका होगा? भाई जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसके क्वांटा की, उसके फोटोन की एनर्जी भी सबसे कम होगी। तो सबसे लोअर एनर्जी क्वांटा किसका होगा? इसके लिए देखिए कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, एक्स रेज और जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है और एक्स रेज की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसका क्वांटा ऑफ एनर्जी कम होता है। ठीक है, तो यही तो उसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 में कि विच हैज द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्स रेज। रेडियो वेव्स और एक्स रेज में लोअर एनर्जी क्वांटा किसका होगा? भाई जिसकी एनर्जी कम होगी उसका जो क्वांटा होगा एनर्जी का वो भी कम ही होगा। ठीक है, तो रेडियो वेव्स के लोअर एनर्जी क्वांटा होगा। ठीक है, और इसकी रीज़न आपने क्या देनी है, क्योंकि रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है और एक्स रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से रेडियो वेव्स का लोअर एनर्जी क्वांटा होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स। है कि ब्राइटनेस ऑफ बीम किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन पे या नंबर ऑफ फोटॉन पे? अभी बता चुके हैं, ब्राइटनेस ऑफ बीम डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन पे। जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे उतनी ब्राइट लाइट होगी, जितने नंबर ऑफ फोटॉन कम होंगे उतनी डिम लाइट होगी। ये फोटॉन्स हैं। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि ब्राइटनेस ऑफ अ बीम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। ठीक है, एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो ब्राइट लाइट होगी। तो यही इसका आंसर था जो उसने पूछा था कि ब्राइटनेस डज द ब्राइटनेस ऑफ बीम प्राइमरीली डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट प्राइमरी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन और ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन डायज। ठीक है, ये हमारा इससे रिलेटेड है। व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल ऑन सर्टेन डायज विजिबल लाइट इज एमिटेड। व्हाई डज दिस नॉट हैपन व्हेन इंफ्रारेड लाइट फॉल्स ऑन दीज डायज? कि बताते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहते हैं कि डाइज है कोई, डाइज मतलब कलर्स है। ठीक है, रंग, यानी कि जो हम कलर्स हैं, कलर्स को केमिकल में मिलाकर, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में मिलाकर तो कपड़ा रंगते हैं। अक्सर वो बाजार में गए होंगे तो वो इस तरह से वो कर रहे होते हैं उनको कलर में डाल के। तो वो जो रंग होते हैं जिनको वो लिक्विड में डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, फिर उसके अंदर वो कपड़ा डालते हैं और फिर वो बाहर निकाल के उसको ऐसे सुखाते रहते हैं। तो वो जो रंग होते हैं जिसमें डालते हैं, कलर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डाइज। ठीक है, तो सर्टेन डाइज हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि जब इस सर्टेन डाइज पे अल्ट्रावायलेट लाइट हम फॉल करवाते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट आंख से नज़र नहीं आती, अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवाते हैं, तो इन डाइज में से जो एमिट होती है वो विजिबल लाइट एमिट होती है, विजिबल लाइट एमिट होती है। और जब इन्हीं डाइज के ऊपर, इसी डाइज के ऊपर हम इंफ्रारेड लाइट फॉल करवाते हैं, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल करवाते हैं, तो इसमें से इनविजिबल लाइट एमिट होती है, यानी विजिबल लाइट एमिट नहीं होती, इनविजिबल लाइट एमिट होती है। ऐसा क्यों है, ये उसने पूछा हुआ है। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है और इंफ्रारेड की एनर्जी कम होती है, इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास इंफ्रारेड लाइट है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। यूवी रेज़ की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ऊपर जाते हुए एनर्जी ज़्यादा होती है, पहले भी आपको बता चुका, मैंने कहा था, बस ये याद रखें, सारी कहानी आसान है। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये हमारे पास एटम है, उसमें ये ऑर्बिट्स हैं, दरमियान में न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें जब यूवी रेज फेंकेंगे तो इसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये हायर शेल में जंप कर जाएगा, और हायर शेल से जब ये लोअर शेल में आएगा तो फोटॉन्स एमिट करेगा, और जब ये और लोअर शेल में आएगा फिर फोटॉन एमिट करेगा, और ये जो फोटॉन एमिट करेंगे ये विजिबल रेंज में होंगे, यानी ये विजिबल लाइट एमिट करेगा। ठीक है,
उसके बाद अगर हम कहें कि ये हमारे पास वही न्यूक्लियस है, उसके आसपास ये ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन है, और इस पे हम फॉल करवाएं इंफ्रारेड रेडिएशन, और इंफ्रारेड की हमें पता है कि एनर्जी कम होती है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर शेल में चला जाएगा, और जब हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो लाइट एमिट करेगा, लेकिन इनविजिबल लाइट एमिट करेगा। ओके हो गया। तो ये इसकी रीजन थी। रीजन आपने बस ये इसकी देनी है कि अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से जब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट से वो डी एक्साइट होगा तो विजिबल लाइट एमिट करेगा, और इसकी एनर्जी कम होती है इंफ्रारेड की। ये जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमेना कराएगा इलेक्ट्रॉन में, तो फिर इनविजिबल लाइट एमिट होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर? क्या ब्राइट लाइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराएगी देन डिमर लाइट? तो आपने कहना है कि यस, ब्राइट लाइट विल इजेक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन डिमर लाइट, बिकॉज नंबर ऑफ फोटोन इज इन ब्राइट लाइट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटोन इन डिमर लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे डिमर लाइट में फोटोन कम है, लिहाजा कम इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ब्राइट लाइट में फोटोन ज्यादा होते हैं, लिहाजा इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन ब्राइट लाइट में ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, तो इसका आंसर यस में आएगा। ठीक है, यहां पे भी इंटेंसिटी इंक्रीज तो करंट इंक्रीज, यानी करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो यही इसका आंसर था। तो विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन लो फ्रीक्वेंसी लाइट? क्या हाई फ्रीक्वेंसी लाइट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी देन लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? देखें, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज नहीं होता, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते, तो हम इसमें कहेंगे कि हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होगी वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे। हाँ, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी लेकिन नंबर सेम होगा। बताते हैं किस तरह से। देखिए, अगर हमारे पास ये मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है, और इस पे ये हमारे पास 3 फोटोन पड़ रहे हैं रेड कलर के, ठीक है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसी तरह मेटल सरफेस है और इस पे 3 फोटोन पड़ रहे हैं ब्लू कलर के, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। तो रेड कलर की एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ब्लू कलर की एनर्जी ज्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर उसने कहा है एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां पर देखें, कहता है कि अगर हम नंबर ऑफ फोटोन सेम रखें, ठीक है, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दें लेकिन नंबर ऑफ फोटोन सेम रखें, तो यहां पर देखिए हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। पहले रेड कलर के 3 फोटोन फेंके तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर ब्लू कलर के 3 फोटोन फेंके यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े हैं। इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी हो या लोअर फ्रीक्वेंसी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी बढ़ेंगे जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या चीज बढ़ती है? तो देखें, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी लेजर्स की एनर्जी भी कम होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, इसी तरह यहां पर ब्लू लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लिहाजा इसके फोटोन की भी एनर्जी ज्यादा होगी, लिहाजा जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी भी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते। ये बस ये चीज याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते, यानी करंट इंक्रीज नहीं होता। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस? कि जब लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है तो क्या मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है? तो यस, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है। क्यों?
क्योंकि लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन अपनी एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन यूज करके मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो इसका आंसर यस में होगा कि पूछा उसने क्या है कि when light shine on surface is momentum, yes momentum transfer to the metal surface when light shines on a surface है, ठीक है। तो इसका आंसर यस में होगा, क्यों, फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन के पास भी एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी और मोमेंटम को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, इस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो एनर्जी मोमेंटम दोनों ट्रांसफर होते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई कैन रेड लाइट बी यूज इन फोटोग्राफिक डार्क रूम व्हेन डेवलपिंग फिल्म्स बट नॉट ब्लू और वाइट लाइट, कि जो हमारे पास रेड लाइट है वो फोटोग्राफिक डार्क रूम में हम क्यों यूज़ करते हैं और ब्लू और वाइट लाइट क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर रेड कलर है और ब्लू में मैं पूछूं एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ब्लू की एनर्जी ज़्यादा है और रेड की एनर्जी कम है, ठीक है। उसको याद रखना है इस चीज़ को। तो ब्लू की एनर्जी ज़्यादा है, रेड की कम है। तो पहले देखिए फोटोग्राफिक रूम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो पुराने ज़माने, अभी तो वो डिजिटल कैमराज आ गए, ये आईफोन और ये इतने मज़े मज़े के फ़ोन आ गए, लेकिन पहले ज़माने में दूसरे वो कैमराज होते थे जिसमें हम पता नहीं उस टाइम कहते थे कि इसमें रील डलती है, ठीक है। उर्दू में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हो सकता है उर्दू में भी इसको यही कहते हो या इंग्लिश में इसका वर्ड है, बहरहाल हम कहते थे कि इसमें वो रील सी डलती है, ठीक है। अब जब हम पिक्चर खींचते थे तो उस वो जो रील सी होती थी उस पे उसका नेगेटिव आ जाता था, यानी उसका एक किस्म का प्रिंट आ जाता था, ठीक है। यानी कि उस रील पे अगर उसको खोले ना तो उस पर छोटे छोटे नेगेटिव पिक्चर्स के होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी हमने पिक्चर उस कैमरे से खींची होती थी उस पर उसके नेगेटिव बन जाते थे उस रील के ऊपर। ऐसा ही है। उसके बाद हम शॉप पे जो जाते थे उस शॉप वाले को देते थे कि हमें भाई इस रील से इस फोटोग्राफिक, वो सारी वो फोटोग्राफिक फिल्म ही होती है, ठीक है, उसका दूसरा नाम फोटोग्राफिक फिल्म है, कि इस फोटोग्राफिक फिल्म से हमें ये पिक्चर्स निकाल दो। अब याद रखें कि अगर आप में से कोई मेरी तरह का पुराने ज़माने का हो, ठीक है, अगर आपने वो रील देखी हो तो दुकानदार आपको कहता था कि इसको खोलना नहीं है। और रील सी जो होती थी वो उसी तरह पैक करके हमने उस दुकानदार को देनी होती थी। वो कहता था इसको खोलना नहीं है, क्योंकि अगर खोला तो उस पर वाइट लाइट पड़ेगी, और जब वाइट लाइट पड़ेगी तो वाइट लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जितना उस पर डाटा होता था, जितनी उस पर इमेजिंग होती थी, वो उसको डिस्टर्ब कर देती। सही है। तो क्या होता है कि वो जो रील होती है उसको वो एक फोटोग्राफिक रूम में लेके जाते हैं, वहां पर उसको ओपन करते हैं, लेकिन उस रूम के अंदर ब्लू लाइट या वाइट लाइट नहीं होती, सिर्फ रेड लाइट होती है। उस रील को, उस फोटोग्राफिक फिल्म को उस फोटोग्राफिक रूम के अंदर ऐसे खोलते हैं और उसके अंदर से फिर वो पिक्चर से वो निकालते हैं, पिक्चर से बनाते हैं, लेकिन जिस फोटोग्राफिक रूम में वो उसको खोलते हैं वहां पर सिर्फ रेड लाइट होती है, वहां पर ब्लू या वाइट लाइट नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेड लाइट की एनर्जी कम होती है, लिहाजा जो उस फोटोग्राफिक फिल्म पे जो हमारा डाटा है, जो इमेजिंग है, वो रेड लाइट डिस्टर्ब नहीं करती, या डिस्टर्ब भी करती है तो बहुत ज़्यादा कम करती है, उसको डैमेज नहीं करती। अगर हम उसी फोटोग्राफिक फिल्म पे जिसमें हमने जो पिक्चर्स खींची हुई इसको वो नेगेटिव ऐसे प्रिंट हुए में 1 2 3 4 5, अगर हम उस पर ब्लू लाइट फेंकेंगे तो ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है और वो इमेजिंग को, वो हमारे डाटा को वो ख़राब कर देगी। तो इसमें आपने रीज़न क्या देनी है, चूंकि रेड लाइट की एनर्जी कम होती है, इस वजह से हम इसको फोटोग्राफिक रूम में यूज़ करते हैं ताकि हमारी फोटोग्राफिक फिल्म ख़राब ना हो, क्योंकि वो फोटोग्राफिक फिल्म काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक हो गया। तो ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन पाएंगे तो फोटोग्राफिक फिल्म ख़राब हो जाएगी। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17।